अस्सलामुअलैकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिड की तैयारी कैसी हो रही है? तैयारी कर रहे हो मिड की या नहीं? या डेट शीट फाइनल हो गई है या वो भी अभी नहीं हुई? मैम आज हो जाएगी इंशाल्लाह ना। आज मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और क्या डे रखा है? मैम थर्सडे कहा था आपने, थर्सडे 11 AM। टाइम तो नहीं मैंने बताया था। मैम चेंज कर लेते हैं, आप हुक्म करें। रात को रख ले 11 बजे या 9 बजे, तरावी के बाद आराम से। नहीं, सुबह सारी के बाद रख लो या सारी से पहले? सही है मैम, सही है। फिर वो बड़ी ईद पे रख लेते हैं ताकि वो कुर्बानी भी साथ ही हो जाए। वो तब तो आप लोगों की फाइनल वाली कुर्बानी होगी, बल्कि उससे पहले ही हो जाएगी को, इंशाल्लाह। कोई नहीं मैम, कुर्बानी का जानवर जनती होता है। जानवर होता है और जानवर हो। आप जवाब दो। मैम ना छेड़ो आपने खुद ही कहा है यार, मैंने तो नहीं कहा। दर्दान को। डीसी में लग तो यही रहा है मैम, डीसी में लग तो यही रहा है। जिसी में आके आप खुद को जानवर समझने लग पड़े। मैम ट्रीट में गधों की तरह करते हैं बर्डन वाले जानवर। अभी बुक्स का बर्डन नहीं है, अभी तो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म का बर्डन है अभी आप पे। जब बुक का बर्डन आएगा ना, तब फिर आप लोगों ने कहना वाकई हम लड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आप लोगों को लास्ट कल दिए थे। लास्ट लेक्चर भी हमारा कल हुआ है। आगे 5 से ऑनवर्ड, 5 क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था जस्ट स्टेटमेंट्स को एक दफा देखिएगा। मैम जी, जी मैम लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि डायगोनल वाले अगर एलिमेंट जीरो हो तो डिटरमिनेंट जीरो आता है, तो आपने कहा था जीरो आता है। डायगोनल्स के एलिमेंट्स का। जी मैम, मैंने आपसे यही पूछा था, आपने कहा था कि जीरो आता है। तो आज मैं एक क्वेश्चन देख रहा तो उसमें तो नहीं था। डायगोनल्स के एलिमेंट्स के साथ मैंने अपर और लोअर ट्रायंगल का भी बोला था। मैं भी मैम, क्योंकि मैम अगर कोई भी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैसे तो जीरो बना ही सकते हैं। कैसे जीरो बना सकते हैं बताएं? मैम वो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टीज यूज करके, दो कॉलम या रोज को सेम करके। बिल्कुल उस कंडीशन के साथ तो आप बना सकते हो जीरो। वैनिश करना है तो किस तरह करना है, किसी भी वे में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप खुद से किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई करो या सेम बनाने के लिए रो या कॉलम ऑपरेशन को यूज करते हुए कर सकते हो, तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैम जी, अगर एमसीक्यूज में आ जाए जीरो भी ऑप्शन में हो और उसका रियल आंसर भी ऑप्शन में हो, तो हमें कौन सा चूज करना पड़ेगा? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि जीरो भी ऑप्शन में और रियल आंसर भी ऑप्शन में हो, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर सिंपली हम उसे सॉल्व करें, यानी आइडेंटिकल वाला मेथड ना यूज करें, तो उसका आंसर कुछ और आए। और अगर आइडेंटिकल वाला यूज करें यानी उसको जीरो बना लें, तो उसका आंसर जीरो आए। तो अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हों क्वेश्चन में आंसर में, तो उसमें कौन सा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैट्रिक्स जो बन रहा होगा, जो डिटर्मिनेंट बन सकता होगा आइडेंटिटी कल के हिसाब से जीरो, तो उसी वे में लिखा जाएगा। अब मैं आपको अगर मैट्रिक्स देती हूँ, आप सिंपल ले लें मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 के साथ 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लें, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, और वहां पे डिटर्मिनेंट दिया गया कोई सा भी रियल नंबर, और आपको आंसर में ये भी दिया गया है जीरो, तो कभी भी उसका आइडेंटिटी फॉर्म में जीरो आंसर नहीं होगा डिटर्मिनेंट का। क्योंकि रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हमने करना है जब उसके एलिमेंट सेम नहीं आएंगे किसी भी तरह, फिर आप उसको कर लेंगे ना रो ऑपरेशन या कॉलम। सिंपल जैसे मैंने भी मैट्रिक्स बोला कि आप सिंपल ही ले लें,
एलिमेंट 3x3 मैट्रिक्स के 1 2 3 4 5 6 8 9 10 के हिसाब से 9 एलिमेंट्स आएंगे, 3x3 के हिसाब से 9 तक बनेंगे। तो ये आइडेंटिकली बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकती, रो कोई सी भी रोज या कॉलम सेम नहीं हो सकती। वेनिशेस ओके करने मैम। के लिए दिए गए हैं, उनमें वेनिशेस की फॉर्म आएगी। खुद से वेनिशेस करना चाह रहे हो तो भी उसको पहले आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं होगा वेनिशेस। ओके मैम। और अब अगर आपको पूछा जाता है कि 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्री 0 एंड 2x2 में, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डायगोनल मैट्रिक्स अगर 0 आए तो? 2x2 के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 आए जी मैम। तो क्या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? अभी उसका 0 तो नहीं आएगा, वो एलिमेंट पर डिपेंड करेगा। 2x2 का कह रही हूँ। बताता हूँ मैम। लिखो जरा, 2x2 में लिखो, पहली रो लिखो 0, साथ में कोई लिख सा रहा भी हूँ मैम। एलिमेंट लिख लो, 2 3। 1 1 और 0 0 माइनस। मैम -1 आता है जो मैंने लिखा है। डायगोनल के एलिमेंट जो हैं वो अगर आपके पास 0 हो जाते हैं तो 2x2 का या 3 का है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मैट्रिक्स जो है वो 0 होगा। कोई और आइडेंटिटी साथ में 0 बन रही है तो फिर 0 के चांसेस हैं। जैसे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमारे पास 0 बनता है। जो कल भी क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने कल भी एक क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल डिटेल से करवाया था, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ने एक दूसरे के साथ जब मल्टीप्लाई होना तो ऑटोमेटिकली ही 0 के साथ है। उसके अलावा अगर बाकी सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं और डायगोनल्स की एंट्री 0 नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाता है। ओके क्वेश्चन मैम। नंबर 5 से आज क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन है। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट वाले ही हैं। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और यस मैम। मैम जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का मैम जो कल किया था वो बहुत जी। कॉम्प्लेक्स नहीं है मैम? उसका 4th पार्ट हुआ है बस मैम, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं हो रहा मैम, समझ ही नहीं आई वहां से ये जो एन ये कहाँ से आ रहे हैं ये सारे, 4th पार्ट हुआ है बस। क्लास कल ज्वाइन नहीं की थी तमिंदा? ये सर मैंने कल ज्वाइन की थी लेकिन मैंने दोबारा करने की कोशिश की है तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी ना सही तरह से मैम। इसमें ये मतलब हमारे पास ये है, बोले हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसको हमने 0 0 की फॉर्म में बनाना है, मतलब हमने उसके नीचे जो ए को 1 बनाना है और बाकी को 0 बनाना है मैम। तो ये जो उन्होंने प्रोसेस किया हुआ है n-1, मैम इसकी समझ नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे वो कॉलम 1 के अंदर बाकी जितने भी कॉलम्स रिमेनिंग है, ये देखें ये कॉलम्स है, ये टोटली जो मैट्रिक्स है ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर n रोज और n कॉलम है। किसी भी एक कॉलम के अंदर बाकी कॉलम्स को मैं ऐड करती हूँ तो इट्स मीन फर्स्ट वाले कॉलम में अगर कर रही हूँ तो बाकी कितने कॉलम्स ऐड होंगे? n-1 कॉलम होंगे। पूरे कितने n है, लेकिन एक के अंदर पहले के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तो बाकी कितने n-1 कॉलम है। उसके हिसाब से उसने यहाँ पे लिखा हुआ है b के साथ n-1, तो b को हमने कितनी दफा इसके अंदर ऐड करना है? n-1 टाइम, यानी कि ये एक दफा b ऐड होगा, ये 2 दफा है, फिर चौथे कॉलम में जाएंगे तो वो 3 दफा आ जाएगा, पांचवें में जाएंगे 4 दफा, इसी तरह सो ऑन लास्ट तक जो n तक जाएंगे तो n-1 होगा, क्योंकि n वाला जो है यानी कि लास्ट वाला एक कॉलम जो है वो ये भी है। तो टोटल कितने n-1 कॉलम होंगे? ठीक है, आप समझ आई? यहाँ पे जी n-1 मैम। क्यों लिखा हुआ है। यस मैम। उसके ओके बाद इसको जाकिरा मैम। तो कॉमन ले लिया, उसके बाद फिर आप 1 के अकॉर्डिंग इसको फिर फर्दर डील कर लो, या तो कॉलम वाइज डील कर लो या रो वाइज डील कर लो, वो फिर आपको यस इफेक्ट मैम। कर रहा है कि आप कैसे उसको डील करें। इसी तरह जो सेकंड ओके वाला मैम। था उसके अंदर भी यही था कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है देखें ये भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स है,
इसको उसने डिफरेंट वेज के अंदर सॉल्व किया हुआ है। मैंने आपको कहा था आप इसी वे में कर लें या उसको डिफरेंट वे में कर लें। टोटल कितनी एलिमेंट्स है, कॉलम वाइज करना चाह रहे हैं कॉलम वाइज कर लें, रो वाइज करना चाह रहे हैं तभी कोई इफेक्ट नहीं है। ये मेरे पास रो है, यहाँ पे उसने रो वाइज किया है। ये 1 को n-1 टाइम मैं जब फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर ऐड करूंगी तो n-1 टाइम करूंगी तो 1 - n और n-1 जो है वो आपस में ऐड होंगे, तो n के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 1 के साथ हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये सारी आइडेंटिटीज भी जो हैं ये 0 बन जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक 1 - 1 n जो है इसमें ऐड होगा और सारी की सारी n तक आइडेंटिटीज भी इसमें ऐड होगी, तो वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। मैम यहाँ पर उन्होंने NR2 को एज अ पिवट एंट्री लिया है। यहाँ पे यहाँ पिवट पर एंट्री उन्होंने अभी n पिवट नहीं लिया, यहाँ पे पिवट नहीं लिया हुआ। ये देखें, ये है मेरे पास रो ऑपरेशन जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। R1 के अंदर बाकी जितनी भी रिमेनिंग रोज हैं R2 R3 सो ऑन Rn तक जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी कहता है हमने R1 के अंदर ऐड की हैं। ये 1 - n है एज इट इज ही, और ये नीचे कितनी रोज लगी ये n-1 रो है, और n-1 रो को 1 टाइम यानी कि n-1 रोज के जो पहले पहले एलिमेंट 1 1 है वो n-1 टाइम इसके अंदर ऐड होंगे। इसके साथ आएगा 1 + n प्लस n-1 प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा और 1 - 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। सिमिलरली यही चीज बता रही हूँ कि ये 1 - n और बाकी ये सारे एलिमेंट ये n-2 तक ये एलिमेंट्स हैं, ये 1 एलिमेंट ये सारे इसके अंदर ऐड होंगे, तो ये बनेगा 1 + 1 - n प्लस n-2 टाइम 1, क्योंकि ये 1 नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती इस 1 के साथ कि ये 1 है और यहाँ पे भी n-1 टाइम 1 जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि ये एक एलिमेंट जो है 1 - n है। तो अगर कॉपी पेंसिल आपके पास है तो यहाँ पे लिखो 1 + 1 - n एंड प्लस n-2 और साथ में ब्रैकेट के साथ 1, यानी कि ये कंडीशन लिखो n-2 एंड इंटू 1, यानी कि n-2 टाइम्स मैंने 1 को इसके अंदर ऐड किया और एक ये हो गई मेरे पास, और पहले वाली ये n और ये n-1 और n-2 वाली आइडेंटिटीज वहां तक आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया किस फॉर्म में लिखा हुआ है। मैम यस मैम। इसी तरह बाकी के अंदर भी एज इट इज ही आएंगी और सारे के सारा जो पहले वाली रो है वो 0 हो गई है। इसके अंदर उसने पिवट वाली कंडीशन नहीं की हुई, क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे के अंदर उसने यहाँ पे सॉल्व किया। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट था ये जैसे मैंने कल बताया आप लोग ऐसे कर लें, जरूरी नहीं है कि आप इसको ये सबमिशन वाली फॉर्म के साथ सॉल्व करें, आप इसको बिल्कुल ऐसे नहीं करें जैसे मैंने आपको कल बताया उसी वे में इसको सॉल्व करें, क्योंकि इस तरह ये ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा और थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है, तो आप इसको बेहतर है डायरेक्ट ही सॉल्व कर लें जैसे बाकी दो ऊपर वाले थे। उसके बाद 3 4 क्वेश्चन हो गया था, 5 वाला क्वेश्चन है फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताएं कौन सा होता है। मैम जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। बिल्कुल, नॉट इक्वल टू 0 के साथ इसका डिटर्मिनेंट हो। इस टाइप का कहता है कोई मैट्रिक्स ए है, शो दैट हमने शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन इनवर्स। मैट्रिक्स का इनवर्स लेके उसका डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट लेके इनवर्स लें, दोनों कंडीशन जो हैं वो इक्वल आती हैं। ये डिटर्मिनेंट जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का जैसे ट्रांसपोज ले के डिटर्मिनेंट ले लें या एज इट इज डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों चीजें सेम है। कि इनवर्स के लिए भी यही चीज है कि मैट्रिक्स का इनवर्स ले लें और फिर डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट लेके इनवर्स ले लें, दोनों चीजें जो है वो इक्वल आती हैं। ये मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रही यहाँ पे क्योंकि ये प्रूफ इंक्लूड नहीं है, सिर्फ मैं इनको एमसीक्यूज की बेस पे करवा रही हूँ कि स्टेटमेंट्स के अंदर से ये वैल्यूज किस तरह यूज होती है। आगे है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कोई सा भी मैट्रिक्स बी है उसके साथ एक मैट्रिक्स ए और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लिया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लें, तो दोनों चीजें सेम है। इसके लिए बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सॉल्व किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के साथ अगर उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी नंबर के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, आइडेंटिटी आंसर आता है। इसी तरह मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, उसने इसको सॉल्व किया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की आइडेंटिटी बन जाएगा और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। इसका भी प्रूफ बेशक आप रहने दें, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें कि वो किस वे में आएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा
इज द मैट्रिक्स सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जिसका मैम जी डिटरमिनेंट 0 आ जाए। जीरो हो। जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। अब ये फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा अल्फा इज द मैट्रिक्स ए सिंगुलर। अल्फा कौन सी वैल्यू के लिए कहता है मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हमारे पास आएगा। हम मैट्रिक्स को पहले सिंगुलर फॉर्म में लेंगे और फिर अल्फा की वैल्यू बताएंगे किसके अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म बनती है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना, डिटर्मिनेंट लेने के जो से मैट्रिक्स भी बड़े हमने उसमें से आप किसी से भी ले सकते हैं। उसने यहाँ पे लिया इसको एज ए एलिमेंट 1 कंसीडर करते हैं क्योंकि ये 1 है, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर 0 0 बना दिया ताकि थर्ड रो के अकॉर्डिंग हम सॉरी सेकंड रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर से हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ और सब्ट्रैक्ट करूंगी 2 में से, और फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके 3 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड वाले कॉलम में से। तो मेरे पास रिजल्टेंट के तौर पे ये मैट्रिक्स आ जाता है जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम एज इट आएगा, बाकी दोनों में जो चेंजिंग आ रही है वो मेंशन कर दिया। एक्सपेंडिंग बाय सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे इसे, तो सेकंड रो के अकॉर्डिंग ये पहले मेरे पास एक्सपेंडिंग होगी इसकी इस फॉर्म में 1 के अकॉर्डिंग, तो ये पीछे बाकी ये एलिमेंट्स रह जाएंगे जो उसने यहाँ पे लिखे हैं। बाकी दोनों 0 0 के साथ हैं, उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है, इसके साथ यहाँ पे मेंशन होना था 0 के साथ जो कि यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया, तो सिर्फ जो एलिमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब फर्दर देखें माइनस का साइन क्यों उसने यहाँ पे अप्लाई किया है, माइनस का साइन बताएं क्यों है? मैम सेकेंड रो को एक्सपेंड किया इसलिए सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम को अगर एक्सपेंड करें तो माइनस की साइन आती है। बिल्कुल, पहला एलिमेंट के साथ माइनस आता है, सेकेंड एलिमेंट के साथ प्लस आता है, फिर थर्ड के साथ माइनस आता है। बाकी दोनों वैसे ही 0 0 है इसलिए उसे यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, और इसके साथ माइनस का साइन आना था और सिर्फ उसने माइनस अकेला लिख दिया क्योंकि 1 ने मल्टीप्लाई होकर फिर वही हमारे पास डिटर्मिनेंट देना। ठीक है, अब अगर आप देखें जो पीछे रिमेनिंग मेरे पास एलिमेंट्स रह गए हैं उनको अगर मैं 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के साथ ओपन करती हूँ तो ये मेरे पास बन जाता है 0 क्योंकि ये सेम एंटिटीज हैं। 3a माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 अल्फा प्लस 1, 3 अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 अल्फा माइनस 1, साइन में बीच में माइनस का आएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और सेकेंडली डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास वैनिशिंग की कंडीशन में मैं लिख सकती हूँ एज रो 1 इज इक्वल टू रो 2 के साथ, रो 1 जो है वो रो 2 के इक्वल है तो भी मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है वैनिश हो जाता है। उसकी ये कंडीशन होती है कि जब आप डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे वो वैसे प्लस और माइनस के साथ खत्म हो जाएगा। दस ए इज अ सिंगुलर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की तमाम वैल्यूज के लिए हमारे पास मैट्रिक्स जो है ए वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई सी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो उस पर कोई कंडीशन नहीं, आंसर तब भी 0 जाएगा क्योंकि दोनों रो सेम है, आंसर 0 आएगा। ओपन करके देखना चाहते हैं तो ओपन करके भी देखने तब भी आंसर जो है वो 0 आएगा। और इसमें यही क्वेश्चन से पूछा था कि वैल्यू अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो सिंगुलर बन जाता है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है तमाम वैल्यूज के लिए डिटर्मिनेंट जो है वो सिंगुलर आ जाता है। अब उससे नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 for A verify that A inverse is equal to adjoint of A over A determinant। मैट्रिक्स दिया हुआ है जैसे पहले क्वेश्चन करते आए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहता है इनवर्स फाइंड करें, लेकिन यहाँ पे बाय फॉर्मूला हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू रो या कॉलम ऑपरेशन हमने इसका इनवर्स फाइंड नहीं करना, इसलिए उसने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया है। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स लिखा हुआ है सबसे पहले तो उसका डिटर्मिनेंट लें, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है फिर हम एडजॉइंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लिया यहाँ पे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 के अकॉर्डिंग, डिटेल से पूरा ओपन नहीं किया हुआ, सिंपली उसने ओपन किया है और अगर आप देखें इसको उसने इस पेपर में ओपन किया है इसको थर्ड रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन किया क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट 0 आ रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ओपन कर लें या आप किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन कर लें, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, आंसर सेम आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, हमने एडजॉइंट लेना है तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कोफैक्टर्स के मेथड के साथ यहाँ पे एडजॉइंट लिया हुआ है, कोफैक्टर्स के मेथड के साथ एडजॉइंट लिया। जब कोफैक्टर्स के मेथड के अकॉर्डिंग एडजॉइंट लेते हैं या कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के, तो जिस भी एलिमेंट के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं, इन केस अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ 4 के अकॉर्डिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग, तो ये 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट्स जो आएंगे सिर्फ यही आएंगे। अगर आप नोट करें यहाँ पे ये कोफैक्टर्स का ही मैट्रिक्स उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में
मैट्रिक्स की एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो हम डिटर्मिनेंट लेते वक्त आते हैं, वो साथ में कोफैक्टर्स में नहीं लेते। साइंस लगाए हैं वो भी सेम उसी वे में लगाए हैं कि -1 की पावर i प्लस j के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन यूज होंगे। डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे 2 क्रॉस रो के जितने भी इसके अंदर ज्वाइंट के अंदर आए हैं, फिर उसका फर्दर जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम ट्रांसपोज लेंगे और वो ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास कहलाएगा जो ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का डिवाइड बनेगा और जो डिवाइड आएगा उसको आप फिर फर्दर डिवाइड कर लें डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ और आपका जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आ जाएगा। आगे उसने वेरीफाई किया, उसे वेरीफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तो वेरिफिकेशन बोली जाती है क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन क्या किया, इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट पे अगर आंसर जो है वो डेंटी बन रहा है तो इट्स मीन आपका इनवर्स ठीक है, अदरवाइज इनवर्स जो है वो हमारा रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे इसको वेरिफिकेशन करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने कहा था कि इनवर्स निकालना है हमने, तो डिवाइड ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के साथ हमने इसका इनवर्स फाइंड कर लिया और बस इतना ही उसको फाइंड करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेट P5 is equal to फर्स्ट रो जो है वो 1 1 के साथ है, सेकंड में फर्स्ट एलिमेंट 0 है बाकी 1 है। ये P5 के नेम के साथ उसने मैट्रिक्स को नेम दिया, 5 का मतलब है तो इसका ऑर्डर 5 है, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का मैट्रिक्स है। शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ P5 इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे इसको शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू 1 है। आइडेंटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे आइडेंटी के अंदर, क्योंकि ये काफी लेंथी है, इसको अगर डायरेक्टली आप एक्सपैंड करना चाहेंगे तो ये पहले अगर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे करेंगे तो देखिए कितना बन रहा है, ये 4 का बन रहा है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स के साथ ये 4 का बनेगा, फिर उसको 3 में कन्वर्ट करके फिर 2 में कन्वर्ट करके खोलना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि आप रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इसको डिटर्मिनेंट को यूज करें। यहाँ पे उसने रो के साथ किया, आप जरूरी नहीं है रो के साथ करें, आप कॉलम के साथ कर सकते हैं। आप फर्स्ट कॉलम को उठा के बाकी सब कॉलम्स के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप बाकी सब कॉलम्स के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे बाकी जितनी भी एंटिटीज हैं यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एंटिटीज जो हैं वो 1 ही रहेंगी। इसके अकॉर्डिंग जो एंटिटीज बनेंगी वो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये सारी की सारी हो जाएंगी 0। और इस 1 के अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -1 और ये भी हो जाएगी 0। और लास्ट 1 के अकॉर्डिंग ये दोनों बन जाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये भी बन जाएगा 0। जो इसने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया इस वे के अंदर थोड़ा सा ऑपोजिट वे के अंदर अप्लाई हो जाएगा हमारे पास ऊपर। यहाँ पर जो किया हुआ है फर्स्ट रो को उठा के बाकी सारी रोज के अंदर से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। आगे फर्दर इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग या फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लें, या सेकेंडली आप इसको लास्ट वाले कॉलम को उठा के बाकी तमाम कॉलम के अंदर सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारा का सारा बन जाएगा 0। इससे होगा ये कि हम इसको बाद में इस कॉलम के अकॉर्डिंग या इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसके कॉलम के अकॉर्डिंग रो 1 को उठा के रो 1 के अंदर बाकी सारी रोज को ऐड कर लें तब भी हो जाएगा। या जिस वे में मैंने भी कॉलम के अकॉर्डिंग बोला है कि आप इस कॉलम को लास्ट वाले कॉलम को कॉलम नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं बाकी सब कॉलम्स के अंदर से, तो सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी 0 होगी क्योंकि बाकी एलिमेंट सारे 0 हैं तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आप उसे ओपन कर लें, या सेकेंडली रो 1 के अंदर बाकी सारी रोज को ऐड करेंगे तो ये सारे के सारे जो माइनस के साइन है ऊपर जाके जब ऐड होंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। और फिर आप इसको फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा जस्ट इतना सा। हर रो के अंदर से माइनस कॉमन लें, पीछे आपके पास बच जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैसे ही 1 होता है। मैंने यहाँ पे सब रोज के अंदर से माइनस कॉमन लिया है, -1 का साइन तो अंदर आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये तो था हमारे पास P5 तक जो उसने मैट्रिक्स दिया था उसका डिटर्मिनेंट।
सेकेंडली उसने ये बोला कि पी एन तक का जो डिटर्मिनेंट है वो आपने यहाँ पे फाइंड करना है। अब पी एन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपने फाइंड करना है। डिफरेंस क्या था वहां पे, फर्स्ट रो सारी की सारी 1 1 के साथ है, बाकी जितना मैट्रिक्स नीचे बन रहा था उसमें फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, फिर थर्ड रो के अंदर फोर्थ वाला एलिमेंट और फोर्थ रो के अंदर फिफ्थ वाला एलिमेंट, इस वे में जो थे वो 0 0 की फॉर्म बन रही थी, वो यहीं पे ये मेंशन किए हैं। अब इसको करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है जो आपने ऊपर किया है। पहली रो को उठा के बाकी सारी रो इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगा जैसे हमने ऊपर किया है, तो 5 के लिए किया है, अब n क्रॉस n के लिए कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ये सारी रो जो हैं R2 से लेके Rn वाली रो जो है वो सारी की सारी ऐड कर दें रो 1 के अंदर। फिर वही प्रोसेस हो जाएगा कि फर्स्ट वाली रो के अकॉर्डिंग फिर आप इसे एक्सपैंड कर लो या लास्ट वाले कॉलम n कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लो। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये स्किप हो जाएंगे, सिर्फ 1 के अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ये आएगा। फिर सारी रोज के अंदर से -1 कॉमन लेना है आपने, तो -1 जब आप सारी रोज के अंदर से कॉमन लेंगे तो कितनी रोज है यहाँ पे, n रोज है, लेकिन 1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लूंगी इसे तो पीछे बन जाएगी n-1 रोज। तो n-1 रोज के अंदर जब मैं -1 कॉमन लूंगी और वो हमारे पास इवन नंबर की कंडीशन होगी तो 1 का साइन आएगा, अदरवाइज वो ऑड का साइन आएगा। अब इसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास ये कंडीशन होगी, यानी कि मेरे पास इन तमाम में से -1 का साइन में जब कॉमन लूंगी और अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि n क्रॉस n से हट के n-1 तक आ जाएगा और उसका डिटर्मिनेंट भी जो है वो मेरे पास 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 में तो एलिमेंट 1 ही होता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 या n क्रॉस n का लें उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 1 ही आता है। मैम जी हाँ जी, ये जो हमने बाहर लिखा -1 की पावर n+1, मैम जब हमें पता चल गया कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया यानी अपर और लोअर जो इसके एलिमेंट वो 0 बन गए, तो हम सिंपली इसको नहीं कर सकते, यानी इनको जो डायगोनल वाले एलिमेंट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तब भी 1 ही आ जाएगा, ये वाला लिखना जरूरी है? ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसको बताती हूँ, ये जी जी पहले जी। जो ये लिखा हुआ है इसमें -1 की पावर n+1 को फैक्टर जैसे लेते हैं, -1 की पावर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये इस वक्त जो लिखा हुआ है ये -1 की पावर n+1, ये वाला जब इसके अकॉर्डिंग मैंने एक्सपैंड किया ये फर्स्ट रो और nth कॉलम इसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड किया है तो ये बना था मेरे पास 1 + n जो उसने n+1 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 1 + n की फॉर्म, ये जो -1 लिखा है जो वो अपने डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, पहले एलिमेंट के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ये उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है पहले माइनस का साइन, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्यों नहीं था माइनस का साइन वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो मेरे पास थी 5th तक, ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस की कंडीशन के साथ मेंशन किया था, और ये थी मेरे पास 4 तक जब कॉमन लिया तो वो ऑटोमेटिकली ही 1 आ जाना था, इसलिए वहां पे सारा उसने मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ -1 के साइन के साथ मेंशन कर दिया कि मल्टीप्लाई कि वो ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी 1 + n तक ही आएगा और पीछे जो आपके पास मैट्रिक्स रह जाएगा वो मैट्रिक्स n क्रॉस n का हमने पहले लिया था, तो अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बचेगा इसमें से एक रो और एक कॉलम अगर मैं यहाँ से खत्म कर देती हूँ तो पीछे ये मेरे पास रह जाता है n-1 रोज एंड n-1 कॉलम। n-1 कॉलम्स के अंदर से जब आप 1 लोगे और ये एक बाहर वाला -1 है तो -1 के साथ वो वैसे प्लस आ जाएगा। जो आपने बोला है कि अगर हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अगर तो n ऑड होगा -1 के साथ तो फिर माइनस का साइन बाहर आएगा, अगर इवन है तो फिर -1 का साइन जो है वो बाहर नहीं आएगा। जैसे अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेती हूँ, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उसके बीच में डायगोनल एलिमेंट उसके साथ माइनस का साइन लगाती हूँ 2 क्रॉस 2 के लिए, तो ऑटोमेटिकली मेरा आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 3 क्रॉस 3 के साथ करी हूँ तो फिर साइन जो है वो -1 साथ में आएगा, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा और एक माइनस साइन बाहर आएगा। यहाँ पे भी उसने उसी प्रोसेस के साथ किया कि एक माइनस जो था वो यहाँ से आ गया उसके अकॉर्डिंग, और बाकी ये -1 की पावर n-1 रोज एंड n-1 कॉलम के अंदर से किसी भी एक के अंदर से ले लें या रोज में से या कॉलम में से, तो वो n-1 की फॉर्म बनेगी। वो n
और ये n-1 दोनों जो है वो पावर उसकी 0 को कंपेयर करेंगे और वो इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1 की। अब एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। वेक्टर को भी फिलहाल हमने फाइंड नहीं करने, वेक्टर हम लोगों ने फाइंड करने फर्दर चैप्टर नंबर 6 के लास्ट पे, और उसके अलावा 7 में भी है जहाँ पे इनर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे वेक्टर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिर्फ आइगन वैल्यूज को फाइंड करना है। आइगन वैल्यू क्या है? आइगन वैल्यू बेसिकली वेक्टर की फॉर्म होती है, यहाँ पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़नी है। मैंने इसकी सेपरेटली यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी देखें, इसमें ओरिजिन से एक वेक्टर जो है x तक, इस पॉइंट x तक है, हमने एक ऐसी वैल्यू स्केलर एक इस फॉर्म का लेना होता है जो इसको एक्सटेंड कर दे किसी भी एक पॉइंट से रिलेट करके। हमने कोई ऐसा स्केलर अपने मैट्रिक्स के अंदर से फाइंड करना होता है जो हमारी वैल्यू को मजीद एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो वेक्टर है वो मजीद एक्सटेंड करता है। अब एक्सटेंड होने की फॉर्म जो है उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है और इनवर्स फॉर्म भी हो सकती है। माइनस का सॉरी अगर स्केलर आएगा तो हमारे पास उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ओरिजिन से बैकवर्ड साइड पे हो जाएगी। अदरवाइज की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव साइड पे रहेगी। ये तो सिर्फ इन जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बनाया हुआ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिस क्वाड्रेंट के अंदर भी हमारे पास डिफाइन होगा वेक्टर, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उसका इनवर्स या उसकी एक्सटेंडिंग फॉर्म जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म है क्योंकि ये आगे जाके यूज होगी, इसलिए यहाँ पे जस्ट उसने मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किस फॉर्म में हम फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके हिसाब से कहता है आइगन वैल्यू को फाइंड करें। हम आइगन वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसका लेते हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और साथ में उससे लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है बेसिकली, ये इस वे में लिखा जाता है हमारे पास। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिखती हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें किस वे में लिखा हुआ है। मैट्रिक्स है मेरे पास इस वक्त 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जिसकी आइडेंटिटीज हैं 1 2 1 एंड आई थिंक तो -1 1 2 1 -1। मैट्रिक्स का नेम दिया उसने ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर मेरे पास, तो आई के साथ नेम देते हैं। आई इज इक्वल टू सेम ऑर्डर का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है 2 क्रॉस 2 का, जिसके एलिमेंट्स है मेरे पास 1 0 एंड 0 1 के साथ। अब जो हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू को लैम्डा के साथ पढ़ते हैं, उसके लिए इन दोनों मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग डिफाइनिंग करनी है। मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको 2 वेज में लिखा जाता है, दोनों में लिख देती हूँ 1 माइनस लैम्डा का साइन जो है मुझे सिंबल्स में से चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लैम्डा का साइन नहीं दिया हुआ, मैं उसकी जगह पे वाई लिखती हूँ, ठीक है फिलहाल। तो इसमें लिखा जाता है, एक तो इस तरह भी लिखा जाता है, सम बुक्स के अंदर डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट वाली लाइंस के साथ लिखा जाता है इस फॉर्म में, उसका भी यही मीन सेम है। बाकी जो है वो मैट्रिक्स, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, और साथ में आएगा आपके पास माइनस लैम्डा की जगह पे मैं वाई लगा रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ जाएंगी आइडेंटिटीज 1 0 0 1 के साथ, जो उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। जब लैम्डा के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा लैम्डा 0 0 1, और जब माइनस करोगे इसके अंदर से तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट वे के अंदर आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट हमने बाद में लेना है, पहले इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में ही लेना है।
फिर हमने इसका फर्दर जो है डिटर्मिनेंट लेना है इसको सॉल्व करने के लिए। यही चीज उसने लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा, ए वाला मैट्रिक्स उसके अंदर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेंशन किया, 2 क्रॉस 2 का है उसको ओपन किया, जो भी इक्वेशन बनेगी उसको इक्वल टू हमने 0 लेना है। 0 लेके लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास कहलाएंगी आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स लैम्डा। सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में। इसको भी हर चीज करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, cos थीटा माइनस लैम्डा ने cos थीटा माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करना है, sin थीटा ने sin थीटा के साथ sin स्क्वायर थीटा बनाना है और माइनस माइनस का sin थीटा को बीच में प्लस आ जाएगा, एक माइनस ये और एक फॉर्मूले का, इक्वल टू 0 लें, ओपन करें, जो भी इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे इसका आंसर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है क्योंकि अंदर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म बन रही है उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है मेरे पास cos के थीटा माइनस 1, जो कि फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin थीटा, तो इसलिए यहाँ पे उसने अंदर माइनस का साइन आया तो ये आयोटा का साइन लगाया और इतना ही रहने दें बेशक, या इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं प्लस माइनस आयोटा थीटा के साथ। और अब जो है नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट आगे फाइंड करना है, सेम उसी वे के अंदर इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। इसमें सिंथेटिक डिवीजन यूज की है, मैं इसको करवा देती हूँ, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर भी सिंथेटिक डिवीजन यूज की है। वो क्यों यूज किया उसकी रीजन भी बता देती हूँ कि मेरे पास ये इक्वेशन बनी है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट था उसको ओपन किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। आगे फर्दर जो है इक्वेशन को मजीद मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये फॉर्म बन रही है, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन के पेयर नहीं बन रहे थे, पेयर बन रहे हैं तो आप उसके पेयर बना लें। यहाँ पे इसके पेयर की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो उसने यहाँ पे नहीं बनाई हुई, पेयर बना लें ज्यादा बेहतर है। जब आप इसका पेयर बनाएंगे तो ये मेरे पास है 3 माइनस लैम्डा, ये एक वैल्यू है और इसको आप एक वैल्यू कंसीडर कर लें, तो दोनों वैल्यूज के अंदर से आप 3 माइनस लैम्डा कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 6 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और साथ में एक आ जाएगा आपके पास मजीद -1 जो उसको 2 में कन्वर्ट करेगा। 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 सेपरेट ले लें और ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 सेपरेट ले लें, इस पे आप अप्लाई करें फैक्टराइजेशन तो आपका आंसर वही आएगा जो यहाँ पर इसने आंसर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसने सिंथेटिक डिवीजन के साथ किया हुआ है, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ये चीज बनी है, इसका मल्टीपल लिया है जिसके ऊपर ये पूरी इक्वेशन जो है वो 0 आती है, इसका रिमाइंडर नहीं रहता, वो है लैम्डा इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर इसके सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी आती है क्लास? जी मैम। बस वो यहाँ पे अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसका सिर्फ आंसर लिखा है उसने यहाँ पे। इसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो भी एज इट इज ही है, उसके अंदर भी सिंथेटिक डिवीजन ही उसने यूज की हुई है। सिंथेटिक डिवीजन यूज करके करना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं करना चाह रहे हैं तब भी इशू नहीं है। और अब आपका जो सिलेबस है मिड तक का वो कंप्लीट हो गया, मिड की तैयारी करें और पेपर मैम पूरा बोलिए। 5th चैप्टर होगा? बिल्कुल, माशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3, 4, 5। 4 की तो एक ही एक्सरसाइज है ना? बिल्कुल एक ही है। और मैम इसकी डेट क्या है पेपर बस की? इतना थोड़ा? पेपर की डेट सीआर ने बताई है थर्सडे है, और डेट मुझे नहीं पता थर्सडे को क्या बने, आई थिंक सो 29 है। मैं डेट शीट सेंड कर दूंगा।